आज हम लोग का विषय है शब्द। ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वर्ण पर हम लोग कार्य कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग शब्द पर कार्य करेंगे, इसको समझेंगे। आइए पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। एक देखिए लिखे हैं हम आपके लिए, एक अथवा अनेक वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अब बात आती है कि ठीक बात है, एक या एक से अधिक वर्णों का जो समूह है वो शब्द होते हैं, लेकिन उसके बनी सार्थक ध्वनि शब्द बोल रहा है। तो सबसे अच्छा, किताब में तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन सबसे अच्छा सार्थक ध्वनि का को समझने का तरीका है कि कोई भी शब्द आप बोले और मानस पटल पर जब उसकी आकृति उभर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए माँ। तो माँ जैसे ही हम बोलते हैं तो माँ की आकृति हमारे सामने आ जाती है। माँ होती नहीं है सामने, है ना। विद्यालय, हम बैठे हैं घर में, लेकिन विद्यालय जो है हमारे सामने मानस पटल पर वो उसकी आकृति एक आ जाती है ना। हाथी, रोटी, है ना। रोटी सामने नहीं है, लेकिन वो दिखाई देने लगता है, तवा पर बन रही है, ऐसा समझ में आने लगता है, वो उसी को रोटी कहते हैं ना। ठीक है ना। तो ये हुआ सार्थक ध्वनि, शब्द कहलाती है। अब ये बोल रहा है कि एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे नौ। हम आपके लिए लिखे हैं उदाहरण के तौर पर नौ। नौ माने नहीं, वो, ये एक वर्ण है। वो माने और, आ, है ना। बुलाने का कार्य हो रहा है, आना, आ। घर, पद, धन, बाजार, सागर, देखिए सबकी आकृति अपने आप आप कहीं भी हो, लेकिन जैसे ये सब सामने आते हैं तो आपके मानस पटल पर एक चित्र या उसका भाव आप समझ जाते हैं तुरंत, है ना। तो ये जैसे शिवालय, तुरंत आपको जो है शिवालय नजर आने लगता है आपके मानस पटल पर, ठीक है ना। सागर, समुद्र नहीं है, हाँ मेट्रो सिटी में, लेकिन समुद्र का नजारा जो है अपने आप जो है समझ में आने लगता है। तो ये है सार्थक ध्वनि। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, बात समझ में आई आपको। अब शब्द के भेद कितने हैं। शब्द दो प्रकार के हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक जिनका कोई अपना अर्थ होता है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि सार्थक ध्वनियां, है ना। तो जिनका अपना, जैसे उदाहरण हमने दिया है मोटा, है। तो तुरंत मोटा बोलने से आप बात समझ में आ गई। मीठा, पंडित जी, ठीक है। और निरर्थक कौन से शब्द है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, इन्हीं को ध्वन्यात्मक शब्द भी कहते हैं, जानते रहिए। निरर्थक शब्दों को ही ध्वन्यात्मक शब्द भी कहा जाता है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे पट पट, खट खट, चाय चाय, है ना। होता क्या है कि जब हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं तो उनके भाव को समझाने के लिए, भाव को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी ये आते हैं, है ना। तो जैसे रोटी सोटी, रोटी सोटी खा लो, है ना। गाय वाय, तो गाय का मतलब तो है, रोटी का मतलब तो है, लेकिन सोटी, वाय, गाय वाय, वाय का तो कोई मतलब नहीं। इसलिए होता क्या है कि इनका व्याकरण में विचार नहीं होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि सार्थक शब्दों का तो व्याकरण में विचार होता है, लेकिन निरर्थक शब्दों का व्याकरण में विचार नहीं होता है। ठीक। अब एक चीज यहां पर हम छूट गया है, अचानक हमको ध्यान आया, पूछता है कभी कभी शब्द किसे कहते हैं। ये तो हो गया, पद किसे कहते हैं। शब्द क्या है और पद क्या है।
तो शब्द तो देखा है आपने, एक अथवा अनेक वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। वह ध्वनि जो है, जो सार्थक होती है, उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन पद क्या है तो जानते रहिए, बहुत सिंपल है कि जब तक शब्द स्वतंत्र है, किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, तब तक जो है वो क्या है, शब्द है। और जैसे ही वाक्य में प्रयोग होता है तैसे ही वो पद हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि शब्द जब तक स्वतंत्र है तो उस पर व्याकरण के नियम नहीं है, लेकिन जो ही वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन पर व्याकरण के सारे नियम लागू हो जाते हैं, फिर उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो जब वाक्य में जब उनको प्रयुक्त करते हैं तो उन्हीं को हम लोग, किसको, शब्द को, अकेले है तो शब्द है, और जो ही वाक्य में है कोई तो वो पद कहलाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए, अब शब्दों का वर्गीकरण हमने किया है ना। तो ये शब्दों का वर्गीकरण, शब्द कितने प्रकार के हैं उस हिसाब से देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। स्पष्ट हुआ? चारों प्रकार कौन कौन समझे आप? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति अर्थात जन्म, व्युत्पत्ति रचना, और अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब इनमें जो है भी देखना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो उसमें है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द जिसे आप कहते हैं, अपोजिट शब्द अंग्रेजी में क्या, विपरीतार्थी। ठीक है। और प्रयोग के आधार पर इसके 2 भाग हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी। ठीक है। इनमें 4 पार्ट है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आइए, इनको हम लोग क्रमवार समझते हैं। ये तो हमने एक बार ऐसे आपको बता दिया, अब इनको क्रम से हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। अब उत्पत्ति के आधार पर ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड छोटा है तो अब कोई उपाय तो है नहीं, इसीलिए हमने रंग बदल करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आप करेंगे, ठीक है ना। साधन के नाम पर यही है और फोन है, जानते रहिए। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4। अब तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम जो संस्कृत से, ये तो हिंदी है, हिंदी आप पढ़ रहे हैं, तो जो संस्कृत के जो शब्द है हूबहू आकर के और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे क्या है? तत्सम है। ऐसे ये हम कह सकते हैं कि जिस भाषा का जन्म जहां से हुआ है ना, जिस भाषा से, उसके शब्द अगर उस भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो वो उस भाषा के लिए तत्सम शब्द कहेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ये, तो हिंदी में संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में हूबहू बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो वो तत्सम शब्द है। क्लियर। अब हमने उदाहरण दिया है अंगुष्ठ, उच्च, जगह स्थानाभाव में हमने 2 उदाहरण दिया है, तमाम उदाहरण है ना। अंगुष्ठ, उच्च, हस्त, पाणी, है ना, दुग्ध, है ना। तो ये जो है तत्सम शब्द है सर। मुक्ता, है ना, ये तत्सम शब्द है। तो
तो जब संस्कृत के शब्द है तत्सम और हिंदी में जब आकर के प्रयुक्त हुए तो ये तत्सम हुआ। अब तद्भव किसे कहते हैं, ये तो बात क्लियर हुआ कि तत्सम किसे कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, जब उन्हीं का रूप जो है ना, बदल जाता है, बिगड़ जाता है तत्सम शब्दों का, तो वही शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे अंगुष्ठ जो है क्या हो गया, अंगूठा, है ना, तो ये तद्भव शब्द है, लेकिन हिंदी में तो प्रयुक्त होता है ना। उच्च जो है ऊंचा, हस्त हाथ, है ना, दुग्ध दूध, घृत घी, है क्लियर। अब आइए देशज शब्द। अब ये देशज क्या है, जो है प्रत्यय, देश जो मैंने जन्मना, ठीक है ना, तो देशज जिसका जन्म देश में हुआ है, अर्थात देश की विभिन्न जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द जब हिंदी में शामिल हुए और उनका प्रयोग है ना, तो वो शब्द जो है क्या है, देशज शब्द है। क्लियर, बस समझ में आई कि देश में तो, हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, है ना, तो उनके स्थानीय, या यूं कहे कि जब स्थानीय भाषा के शब्द है ना, और जब हिंदी में प्रयुक्त हुए होते हैं तो उनको जो है हम लोग देशज कहते हैं। जैसे पेट, गाड़ी, थैला, ठीक है, क्या तक क्लियर। अब इसमें मान लीजिए जो बांग्ला के शब्द है ना, पंजाबी के शब्द है, उड़िया के शब्द है, क्षेत्रीय भाषा संथाली शब्द है, और वो हिंदी में आके प्रयुक्त हो गए, है ना, और प्रचलन में आ गया बढ़िया से, देशज शब्द है। अब विदेशज जो अपन विधि या सीधा लिखा हुआ है ना, विदेशज जिनका जन्म विदेश में हुआ, वो अपने देश के है ही नहीं है, ठीक है, तो न अपने देश के न क्षेत्रीय भाषा है और न ही संस्कृत के है, वो सीधे बाहर से। अगर साधारण अर्थों में कहें तो इंपोर्टेड, आयातित, है ना, जो शब्द है, जो घूमने वाले पर्यटक आए, है ना, व्यापारी आए, उनके साथ जो शब्द आए और भाषा में, है ना, और वो आकर के हमारी भाषा में हिंदी में मिल गए और उनका प्रयोग हिंदी की तरह होने लगा, तो वो हो गए विदेशज शब्द। उदाहरण देखिए, जैसे रेडियो। रेडियो क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, लेकिन आज हम इसको रेडियो बोले तो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हिंदी में बोले सभी समझेंगे, जानेंगे, है ना। पुलिस, पुलिस फ्रेंच शब्द है ना, ठीक। चाय, चाय चाइनीज शब्द है। रिक्शा, रिक्शा जापानी शब्द है, लेकिन हमारे हिंदी में इनका प्रयोग होता है और सभी बोलते हैं और सभी जानते हैं, ठीक है। तो इनको आप किताब या पुस्तक से कुछ शब्दों को आप देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्थानाभाव है, स्थान का अभाव है और समय भी ध्यान रखना है, तो ये ऐसे ही हम बताते चल रहे हैं आपको, ठीक है ना, दो चार एक दो एग्जाम्पल से करके, ठीक है। अब आइए व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ एकदम बहुत इजी है समझने के लिए, किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, तुरंत आप पकड़ लीजिएगा। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, शब्द है उसको दो टुकड़ा कीजिए, अब दोनों में से किसी का कोई अर्थ न निकलता, ठीक है, लेकिन जब दोनों टुकड़ा साथ है तो उनका एक विशेष अर्थ आता है। जैसे घर हमने लिखा है, तब जब घर को दो टुकड़ा कीजिए, घ र अलग अलग कीजिए, तो न र का कोई मतलब हुआ, न घ का मतलब हुआ कोई मतलब, लेकिन घर जब एक साथ बोले तो, है ना, इसका मतलब अर्थ है। तब भी वैसे ही है, जब भी वैसे ही है।
ठीक है, समझ में आया? एकदम इजी। ऋण शब्द कौन से है? जब दो टुकड़ा हमको करते हैं और दो टुकड़ा करते हैं तो दोनों में से किसी का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब उनको हम एक साथ मिलाते हैं तो एक अर्थ जो है विशेष अर्थ उसका एक निकल करके आता है, ठीक है ना? वो शब्द जो है ऋण शब्द कहलाते हैं। टेक क्लियर? अब आइए दूसरा है इसका बिंदु व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक। अब यौगिक क्या है? ये ध्यान दीजिएगा कि जब दो टुकड़ा हम करते हैं तो दोनों टुकड़ों का अपना अलग अलग अर्थ होगा। हम मिलाते भी हैं तो वही अर्थ रह जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? यौगिक शब्द कौन से हैं? दोनों टुकड़ा का अलग अलग अर्थ है और उनको साथ मिलाते हैं तो अर्थ रहता है। जैसे मृगराज, मृग माने हिरण, राज, मृगराज, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, स्नान घाट, हिमालय, है ना? हिम का हिम माने बस उनका अर्थ है ना, हिम, आलय, आलय माने घर, ठीक है? स्नान घर, उनको दो टुकड़ा कीजिए, स्नान और घर। बात क्लियर हुई? ऋण समझ में आया, यौगिक समझ में आया। अब योग ऋण, इनका नाम है योग ऋण, माने ये दोनों है ऊपर वाले, सीधा सा फार्मूला है। मतलब योग भी है, यौगिक भी है और ऋण भी है। तो ऋण में क्या था? जब दोनों अलग अलग करते थे हम लोग तो कोई अर्थ नहीं, एक अर्थ होता था जो मिलाने के बाद विशेष अर्थ होता था, ठीक है? और यौगिक में दोनों का अर्थ और जब साथ है तो अर्थ है, ठीक है ना? अब योग ऋण में क्या? ये शब्द भी यौगिक ही होते हैं, ये शब्द भी यौगिक ही होते हैं, लेकिन जब इनको मिलाते हैं तो एक तीसरा अर्थ हम लोग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, विशेष अर्थ जो ऋण का पहचान है ना? और यौगिक का पहचान कि दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों का अलग अलग भी अर्थ होगा, ऋण का एक विशेष अर्थ। तो इन दोनों को मिला दीजिए, सीधा सा फॉर्मूला है, तो योग ऋण हो जाएगा। कहीं किताब में नहीं दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा विशेष करके ये बहुब्रीहि समास में होता है, ठीक है ना? जैसे पंकज, पंख माने क्या होता है? दो टुकड़ा दीजिए, पंख और जौ, ठीक है ना? तो पंख माने कीचड़, ठीक है? और जौ माने जन्मना, ठीक है ना? जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो क्या है? कमल, ठीक है ना? तो अब ये अर्थ तो आया, पंख माने कीचड़, जौ माने जन्मना, लेकिन एक विशेष अर्थ हो गया ना, पंकज माने कमल, पंख हट गया और जो भी हट गया एक विशेष अर्थ हो गया। वैसे ही दशानन है ना, इसका दो टुकड़ा कीजिए, 10 संधि विच्छेद करके देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि है, 10 आनंद है ना? तो 10 नंबर है, संख्या है 10, और आनंद माने मोक्ष, ठीक है? और ये किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये रावण के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, दशानंद 10 मुख वाला, ठीक है? क्लियर? ऐसे ही आप ये ध्यान दीजिएगा, अधिकांश जो है करीब करीब पूरा ही मान लीजिए, मानने के लिए कि बहुब्रीहि समास में नहीं, कुछ तो अपवाद है ना? तो ये बहुब्रीहि समास में होगा, ठीक है? अब आइए अर्थ के आधार पर, ये हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर रचना कर। अब अर्थ के आधार पर, शब्दों के अर्थ जिस प्रकार से होते हैं उन आधार पर क्या है? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थ, विपरीतार्थक या विपरीतार्थी, बात एक ही है, ठीक है ना? तो एकार्थी मतलब सिंगल अर्थ होगा, एक ही अर्थ होगा,
ठीक है। जैसे हाथी, घर, शेर, घोड़ा, गाय, अब इनका कोई दूसरा अर्थ तो होगा नहीं, है ना। गाय सार्थक शब्द तो है, हाथी सार्थक शब्द तो है, घर सार्थक शब्द तो है, लेकिन इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। उसका एक ही अर्थ होगा, उसको कहते हैं एकार्थी, एक अर्थ पाव। क्लियर, ये बात समझ में आई। दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी है ना, जिसके कई एक सारे अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ। ठीक है, जैसे हमने पहला दिया अक्षर। अक्षर माने ब्रह्मांड, अक्षर माने शिव, अक्षर माने विष्णु, अक्षर माने ब्रह्मा, अक्षर माने जो हम लोग वर्ण पढ़ते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। मान क्या दुनिया है, दुनिया तो कभी नष्ट होती नहीं है, इसलिए उनको अक्षर कहा जाता है। क्लियर है ना। कर, कर माने हाथ, कर माने हाथ, कर माने गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, ठीक है ना। अकर क्रिया भी है, करना। अकर हाथी के सूंड को भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर। पानी, पानी के बहुत सारे कई अर्थ हैं। रहीम का दुआ, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे मोती मानुष चुन। यहां पर पानी का इस दोहे में जो है तीन अर्थ है, मोती, मानुष, चुन। मोती के संदर्भ में चमक से है पानी का, और मनुष्य के संदर्भ में उसके सम्मान से है, और चूने के संदर्भ में उसके जीवन से है। ठीक, क्लियर। तो अनेकार्थी। अब समानार्थी, समान अर्थ वाले, है ना। सीधा सीधे हमने लिख दिया पर्यायवाची शब्द जो है, जो बच्चे से आप पढ़ते आए हैं, वो सारे के सारे शब्द जो है समानार्थी है। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है ना। जितना पर्यायवाची शब्द हाथी का, घोड़ा का, कमल का, नीरज, पंकज, जलज, सरज, ठीक है ना। तो ये पर्यायवाची शब्द जो है उन्हीं को समानार्थी कहते हैं, समान अर्थ वाले। ठीक है, क्लियर। विपरीतार्थी एकदम क्लियर है। माता का पिता, भाई का बहन, अमीर का गरीब, दुख का सुख, ठीक है। तो ये हो गए विपरीतार्थी शब्द। तो ये तो हुआ अर्थ के आधार पर। अब जो है ये जो है थोड़ा थोड़ा क्या है, बहुत अधिक, यहीं पर सारी समस्या आकर के खड़ी होती है। प्रयोग के आधार पर हम लोग बच्चा से ही क्या करते हैं, बचपन से जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जो ही वर्णों को जाने, शब्द बनाना शुरू किए, बस किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे हुआ है, या फिर जब हमको वाक्य बनाना होगा तो हम कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, इस विषय में जान ही नहीं पाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच्चाई है कि अगर वर्ण को ठीक से नहीं जानेंगे तो शब्दों को ठीक से नहीं जान पाएंगे, और शब्दों को ठीक से नहीं जान पाएंगे तो वाक्य नहीं बन पाएगा। व्याकरण का यही 3 पार्ट है, और वाक्य नहीं जब हम बना पाएंगे, है ना, तो कोई रचना कैसे होगी, कोई ऐसे कैसे ढंग से लिखेंगे शुद्ध, कोई प्रार्थना पत्र कैसे ढंग से लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे ठीक से, लेटर कैसे लिखेंगे, है ना, दिक्कत आती है। तो आप यहां पर ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए। ऐसे आप जब पिछले वीडियो में सब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि तो हम लोगों को एक प्रयोग के आधार पर ध्यान देना है। इसमें हमने दिखाया है आपको कि प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है ना।
अब बात ये आती है कि अब भिखारी किसे कहते हैं और अभिकारी किसे कहते हैं। ठीक, तो भिखारी वे शब्द हैं जिनमें वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि इन सब का प्रभाव पड़ता है जिन शब्दों पर, वो भिखारी कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्य में जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के चिन्ह आदि इन सब का प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ता है मतलब क्या, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को भिखारी कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत अभिकारी किसे कहते, विकार में होता ही है दोष, है ना। तो अभिकारी किसे कहते हैं, जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। किसका, लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के चिन्ह आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो यथावत रहते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, सब में वो एकदम वैसे ही रहते हैं, तो उनको अभिकारी कहते हैं। क्लियर। अब भिखारी में कौन कौन से हैं, भिखारी में 4। ध्यान दीजिएगा, यही आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही है। भिखारी में 4 और अभिकारी में 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये भिखारी शब्द है। ठीक है ना। संज्ञा जानते हैं किसे कहते हैं, किसी भी नाम को, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या किसी भाव का हो, उसको संज्ञा कहते हैं। और उसके बदले में जो शब्द आता है संज्ञा के, उसी को सर्वनाम कहते हैं। और इन दोनों की जो विशेषता को प्रकट करता है उसी को विशेषण कहते हैं। और वाक्य में जो शब्द कार्य की संपन्नता का बोध कराता है उसी को क्रिया कहते हैं। क्लियर। तो ये जो है विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया ये अव्यय है, सारे जानकारी है अव्यय है। इनको अगर एक शब्द में बोले आप तो इनको अव्यय कर लीजिए। तो अव्यय है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। तुम धीरे धीरे चलते हो, नहीं, हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ते हो, जोर जोर से रोते हो, ठीक है ना। तो क्रिया की विशेषता प्रकट हो रही है ना, तो एक क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक, एक वाक्य में संज्ञा का अन्य पदों से जो संबंध को बता रहा है ना, संबंध बोधक हो गया। समुच्चय बोधक, जो वह अथवा या, ठीक है, विस्मय आदि बोधक, जितने संबोधन के चिन्ह है, हे, हो, अरे, हरि, आहा, हुर्रा, ठीक है ना, ये विस्मय आदि बोधक। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अब इसके बाद जो है उदाहरणों के लिए, एग्जाम्पल्स को समझने के लिए, और एग्जाम्पल, क्योंकि उतना एग्जाम्पल्स हम नहीं दे पाए, उस हिसाब से हम तो संतुष्ट नहीं हो पाए, है ना। तो उसके लिए आप किताब देखिए, हाँ, इनको देखिएगा तो बहुत इजी तरीके से आप बातें समझ जाएंगे। और वर्ण विभाग के लिए, वर्ण विचार के लिए आप पीछे जाइए, वर्ण विचार पर 3 वर्ण पर, और 11 वर्ण के ही विभाग है संधि, उस पर 11, 3, 14 वीडियो है। तो उसको अगर आप ध्यान से क्रमवार देखते हैं
तो आपको पूरी की पूरी बात एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगी। पहले वर्ण को देखेंगे, वर्ण 1 2 3, और उसके बाद संधि एक के हाथ से देखना शुरू कीजिएगा। बीच से देखिएगा तो गड़बड़ होगा, है ना, समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो समझने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए क्रम न टूटे। और इसके बाद इसको देखिए, इसके बाद आगे हम लोग अब ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन सब पर जो है कार्य रह जाता है, तो उसको अगली वीडियो में किया जाएगा। कहां से शुरू किया जाएगा? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत कुछ नहीं, अगर ये चारों को आप ध्यान दे रहे हैं, आप इनको ध्यान दे रहे हैं आप, और जो प्रभावित करते हैं इनको, है ना, वो जो है 4-5 कारक हुआ, लिंग हुआ, वचन हुआ, पुरुष हुआ, तो बस आपका जो है काम चलाऊ सरकार, गठबंधन की सरकार बन जाएगी। आप एकदम अपना काम निकाल पाएंगे व्याकरण में, और निकाल पाएंगे क्या, बातें समझ में आने लगेंगी ढंग से, और जब समझ में आने लगेंगी तो काम हो गया। तब तो मन लगने लगेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। होता क्या है गड़बड़ी, सबसे पहले संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, विशेषण पढ़ लिए, वर्ण जानते ही नहीं है, ये सब जानते ही नहीं है, अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी सबसे पता ही नहीं है। अब बात ही नहीं समझ में आती है, व्याकरण ऊपर ऊपर आपके निकलते जाता है, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा आप लोगों को बोल दिए, है ना, लेकिन जो मन में था वो हमने निकाला। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।